हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इन द डे 10 ऑफ आवर हिस्ट्री सूत्र एनसीईआरटी सीरीज। वी आर इन द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस सीरीज एंड आई होप कि आपको पहले 9 लेक्चर्स का एसेंस समझ में आ गया होगा। आपने हिस्ट्री एनसीईआरटी सूत्र सीरीज को ढंग से फॉलो किया होगा एंड यू वुड हैव मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट और हिस्ट्री आपको ढंग से समझ आनी शुरू हुई होगी। देयर हैव बीन न्यूमरस क्वेरीज की टेलीग्राम चैनल के बारे में, सो द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज यूपीएससी विद कंवल बवेजा। इन केस आप टेलीग्राम के ऊपर जाएंगे तो आपको सिर्फ ये सर्च करना है, देयर विल बी आवर चैनल जहां पर आपको हिस्ट्री के नोट्स और हिस्ट्री का जो भी आपको यूपीएससी के रिगार्डिंग मटेरियल चाहिए दैट कैन बी फाउंड ओवर हियर। अब अगर आपको डेट 9th को थोड़ा बहुत अगर आपको ध्यान में हो तो वहां पर हमने कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड के बारे में बात की थी कि किस तरह से ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे इंडिया को गुलाम बनाया गया था। उनकी जो जर्नी है वो किस तरह से रही, फ्रॉम बीइंग अ ट्रेडिंग कंपनी टू द क्राउन किंग, कि फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी की एक सिंपल कंपनी के थ्रू वो एक ऐसी पोजीशन के ऊपर गए जब उन्होंने पूरे इंडिया को गुलाम बना लिया। हमने वहां पर ये बात की थी कि इस गुलामी की वजह से हमारा जो कंट्री साइड है, विलेजेस है, उसमें क्या इम्पैक्ट आया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी खत्म हो गई, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना एंड इन सारी चीजों की वजह से जो प्रेशर है ग्राउंड के ऊपर या फिर जो लोगों का गुस्सा है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर भड़क जाएगा। आपको इस पूरे टाइम पीरियड में स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1700s, अब अंग्रेज हमारे इंडिया में 1608 में आए हैं, पर उसके बाद 1700 तक उन्होंने एक सर्टेन एरिया को गैदर कर लिया, पावर को एक्वायर कर लिया। उसके बाद आपको न्यूमरस बैटल्स देखने को मिलते हैं, जैसे बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764, देन वी हियर अबाउट एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो कर्नेटिक वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर। तो आखिरी जो एम्पायर इंडिया का गिरा, अगर हम ओवरऑल इंडिया के एम्पायर की बात करें तो जो आखिरी एम्पायर इंडिया का गिरा वो था एंग्लो सिख एम्पायर इन द ईयर ऑफ 1849। तो 1850 तक लगभग अंग्रेज पूरे इंडिया को गुलाम बना चुके थे और इस वजह से लोगों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा गुस्सा था। पॉलिटिकल रीजन थे, इकोनॉमिक रीजन थे, सोसाइटल रीजन थे। अगर हम सोसाइटल रीजंस की बात करें, सोसाइटल रीजंस के अंदर धार्मिक कारण हो सकते हैं कि जैसे ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी के एज अ रिलीजन को लाया गया, लोगों को कन्वर्ट किया गया। जो उनके अपने रिलीजन है जैसे हिंदुज्म, इस्लाम, इन सारे धर्मों के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश की गई, बड़े लेवल के ऊपर रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई, जैसे सती प्रथा को रोकने की कोशिश की गई। अब जैसे अगर हम एज अ थर्ड पर्सन इसको देखें तो ये अच्छा काम था कि कोई ऐसी प्रैक्टिस जो डेरोगेटरी है फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन उसको रोका गया कि ये गलत है। पर हमारे लोगों ने उस चीज को इस तरह से लिया कि कोई फॉरेनर आके हमें बता रहा है कि हमें अपने लिए क्या करना चाहिए। आप इसको इस तरह से समझे कि आपके घर में आके कोई स्ट्रेंजर, कोई आउटसाइडर ये कहे कि आपके घर में इस तरह से सिस्टम होना चाहिए, ये सिस्टम गलत है, तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। साइकोलॉजिकल ट्रेट है हमारा। तो ये जो सारे फैक्टर्स इकट्ठा होंगे, इकोनॉमिकली हमारे को एक्सप्लॉइट किया गया, इकोनॉमिकली हमारे को बहुत ज्यादा नीचे लेवल के ऊपर रखा गया, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर ये जो सारे ब्रिटिशर्स है वो किंग मेकर बन गए। तो ये जो सारे मुद्दे इकट्ठे हुए अल्टीमेटली एक रिवोल्ट का नाम लेंगे जिसको हम रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं, या फिर 1857 का पहला संग्राम जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। कि पहली बार ऑन अ लार्जर लेवल इंडियंस इकट्ठे हुए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ ताकि इनको बाहर किया जा सके। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो इस रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में है। पर जब हम इस रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, इज इट रियली द केस? तो उसका आंसर है नहीं। क्यों? अगर हम यहां पर नर्मदा नदी की बात करें तो आपको इस रिवोल्ट ऑफ 1857 का इफेक्ट साउथ इंडिया के ऊपर, इस नर्मदा नदी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। मतलब कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था। आप जब इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हो आप पूरे इंडिया की बात करोगे, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि सदर्न स्टेट्स इसमें नहीं शामिल, उन्होंने कुछ भी किसी भी तरह का पार्टिसिपेट नहीं किया। एंड एट द सेम टाइम अगर हम नॉर्थ इंडिया की भी बात करें, इसमें भी ऐसा नहीं है कि हर इंसान ने, हर पार्ट ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत सारे ऐसे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी भी थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, फॉर एग्जांपल मनी लैंडर, बड़े बड़े जमींदार। अगर हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करें, उस जमाने के छोटे छोटे राजा महाराजाओं की बात करें, वो भी सारे ब्रिटिशर्स के साथ थे। क्यों? क्योंकि उनको मानना था कि अगर हम ब्रिटिशर्स के साथ रहेंगे तो हमारा ज्यादा फायदा होगा एज कंपेयर टू अगर हमारी खुद की सॉवरेनिटी हो, कि ब्रिटिशर्स हमारे को मॉडर्निटी की तरफ लेके जाएंगे। अब आप ये समझिए कि अगर बाहर के देश से आके कुछ लोगों ने हमारे इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया, अब ऐसा तो नहीं है कि वो इतने ज्यादा लोग ले आए होंगे कि उन्होंने हमारे को इन्वेड ही कर लिया। बेसिकली उन्होंने हमारे लोगों के साथ ही हमारे रिसोर्सेज को ही यूज करके हमारे को गुलाम बना लिया। ये पूरी उस चीज की कहानी है।
जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे आपको ये परसेप्शन को भी ध्यान में रखना है कि इन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये हमारे मास्टर्स बन गए। जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ब्रिटिशर्स के पास ऐसी क्या खास चीज थी कि उन्होंने आधे दुनिया के ऊपर कब्जा कर लिया, जबकि इंग्लैंड खुद में तो बहुत छोटा देश है। अगर हम इंडिया से कंपेयर करें एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, रिसोर्सेज वाइज, हर चीज में हम उनसे आगे थे। पर हमें कमी क्या थी कि हमारे पास यूनिटी नहीं थी। हम बहुत बड़े लेवल के ऊपर डिवाइडेड थे और हम अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठे नहीं हो पाए। हम लास्ट तक 1947 तक इकट्ठे नहीं हो पाए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारे देश का बंटवारा भी हुआ। वी वर पार्टीशन इनटू 3 पार्ट्स। एक साइड के ऊपर ईस्ट पाकिस्तान, देन इंडिया और फिर वेस्ट पाकिस्तान। अगर आप जो आज के टाइम में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तो ये पूरी उसकी कहानी है, 1857 के बाद की कहानी है कि किस तरह से पहली बार लड़ाई लड़ी गई। कुछ लोगों ने इकट्ठे हुए, जैसे आपने मंगल पांडे के बारे में सुना होगा या मंगल पांडे की मूवी देखी होगी। वहां पर जो वो सोल्जर दिखाया गया है मंगल पांडे, वो भी इस 1857 रिवोल्ट का ही एक सीन है कि जब ये रिवोल्ट शुरू होता है उसके पहले उसकी आग कहां से भड़की थी, तो मंगल पांडे के द्वारा उसको शुरू किया गया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश आर्मी के अंदर जितने भी सोल्जर्स थे वो इनसे दुखी हो चुके थे। क्योंकि उस टाइम पे एक रूमर फैला हुआ था कि ये जो सोल्जर्स को खाना खाने के लिए मिलता और जो उसमें आटा है उसमें काओ या फिर पिग फैट को मिलाया गया है। अब हिंदूज के लिए काओ फैट एक अपराध है, एक तरह का सिन है, और मुस्लिम्स के लिए पिग फैट एक तरह का सिन है। तो रूमर फैल गया जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये एक सर्कल शुरू हो गया, एक लूप शुरू हो गया, जिसकी वजह से रिवोल्ट बहुत बड़े लेवल के ऊपर गया। क्या ये रिवोल्ट सिर्फ सोल्जर्स का रिवोल्ट था? बिल्कुल भी नहीं, इसमें फार्मर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। फार्मर्स क्यों पार्टिसिपेट करेंगे? क्योंकि वो खुद दुखी थे इस पूरे ब्रिटिश इंडियन एम्पायर से, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था। सो बेसिकली जिस भी सेक्शन ने इस रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर पार्टिसिपेट किया, दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सॉलिडेरिटी की देश के लिए लड़ना, बट रादर दे पार्टिसिपेटेड बिकॉज ऑफ देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट कि अगर शायद हम इनसे लड़ेंगे, ये बाहर चले जाएंगे तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम ऑल दो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वो वर विद द ब्रिटिशर्स, वो गेव सपोर्ट टू द ब्रिटिश। जैसे हम मनी लेंडर्स की बात करें, सो दे वर एक्टिंग एज अ वाटरशेड कंपार्टमेंट, कि जिसकी वजह से रिवोल्ट बहुत बड़ा नहीं हो सका जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। अब उनका भी अपना सेल्फ पर्सनल इंटरेस्ट है कि शायद हमें ब्रिटिशर्स के साथ रह के हमारा फायदा ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू आइसोलेशन और इन सॉवरेनिटी। तो यहां पर आपको क्या समझ में आता है? आप इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को किसी इमोशनल या फिर पर्सनल एंगल से देखने की बजाय अगर एज अ थर्ड इंसान, एज अ थर्ड पर्सन समझने की कोशिश करेंगे, सो यू विल फाइंड दैट कि ये पूरी एक कहानी है जिससे हमें समझ बहुत कुछ आ सकता है। और उसकी वजह से अगर आपने अभी तक पूरी हिस्ट्री समझी है, तो आपको ये रिवोल्ट ऑफ 1857 या फिर ये जो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड है उसी पैटर्न में एक सीक्वेंस दिखेगा, ये टाइम का ही एक प्रोसेस दिखेगा। आई नो कि फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट ये आपके लिए बहुत कुछ नया होगा, आपके लिए इसको एब्जॉर्व कर पाना, इसको महसूस कर पाना मुश्किल होगा। पर अगर आप इस तरह से पढ़ने की कोशिश करोगे, इस तरह से इमेजिन करने की कोशिश करोगे कि ये क्यों हो रहा है, क्या कारण होंगे, इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, आज तक ये हमें किस तरह से इम्पैक्ट करता है। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो आज क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने आप को सुप्रीम मानते थे, उन्होंने कंसेप्ट दिया था व्हाइट्समैन बर्डन, कि जितने भी ब्राउन सिविलाइजेशन के लोग हैं, ब्लैक सिविलाइजेशन या फिर ब्लैक रेस वाले लोग हैं, दे आर इंफीरियर टू अस जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी आर व्हाइट कलर एंड एट द सेम टाइम वी हैव ग्रोन, वी हैव प्रोग्रेस टू अ सर्टेन लेवल, जो ये लोग नहीं कर पाए। वो हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशंस को एक सुपरस्टिशन का नाम देते थे और ये मानते थे कि इन लोगों को सुधारना, इन लोगों को बेहतर बनाना, ये हमारा काम है। और वो डिस्टिंग्विश किस तरह से करते थे? ऑन द बेसिस ऑफ कलर। आज भी हमारे इंडिया में कलर जो फेयरनेस है वो व्हाइट कलर को फेयर माना जाता है कि ये अच्छा रंग है एज कंपेयर टू अ डार्कर कलर और अ डस्की कलर। वो क्यों है? क्योंकि ये ब्रिटिश की मेंटेलिटी है। आज भी हम फॉरेन चीजों को ज्यादा बेहतर मानते हैं। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो अफेक्ट की इकोनॉमिकली वो ज्यादा वेल डेवलप्ड हैं। अगर हम ओवरऑल स्टैंडर्ड वाइज बात करें वो बेहतर हो सकता है, बट इट डजंट मीन दैट कि हर बार ऐसा ही होगा। ये सारा कुछ आपको उस वजह से देखने को मिलता है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने किसी टाइम पीरियड के ऊपर हमें रूल किया। और अगर आप उसको समझेंगे तो आप आज के समाज को, सोसाइटी को, पॉलिटी को बहुत कुछ समझ सकेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा ही जो पूरा सिस्टम बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, 1909। तो जैसे आप ब्रिटिश आज के पार्लियामेंट की बात करो, लोकसभा, राज्यसभा की बात करो, ये सारा मॉडल ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया।
प्रेसिडेंट के पावर्स, गवर्नर्स के पावर, ये सब कुछ ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया। इस वजह से हम इस पूरे चैप्टर को ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये इस चैप्टर का पूरा क्रक्स है, एसेंस है। सो आई होप दैट दिस लेक्चर, दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस तरह से पढ़ने की कोशिश करना, आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। अब एट द सेम टाइम पढ़ना तो खुद है, बट मैं आशा करता हूं कि आपको ये ढंग की चीजें समझ में आए होंगी। थैंक यू सो वेरी मच।